जयप्रकाश जी को सुना, सोमनाथ जी को सुना, आदर्श जी को सुना। आज के मुख्य वक्ता यही थे, बाकी तो सब हम मुख्य श्रोता हैं। इस मौके पर उपस्थित सभी लोकतंत्र के सेनानी, उनके परिवार, मैं सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। इस मौके पर उपस्थित हमारे विधायक असीम गोयल जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज संजय शर्मा जी, जिला अध्यक्ष राजेश बतौर, राणा जी, जगबीर बराड़ा जी, विजेंद्र चौहान जी, ललित जी, किशन जी, अमर जी, मेरे साथ आए मेरे चंद गहलोत जी, अन्य सभी प्रमुख विभूति जिस मौके पर उपस्थित हैं और मीडिया के बंधुगण। मैंने जब 50 साल हरियाणा के हुए तो एक गीत लिखा था और उस गीत की पहली पंक्ति लिखी थी, हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। उस गीत को फिल्माया एक साथी ने, अरविंदर मलिक हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इस गीत को फिल्माना चाहता हूं और फिल्माने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हरियाणा की वो कौन सी उच्च परंपरा है जिसका आप इस गीत की पंक्ति में जिक्र कर रहे हो। तो मैंने कहा, यहाँ एक बेटा शहीद होकर आता है और उसके शहादत पर खड़ा होकर उसका पिता कहता है कि अपने पोते को सेना में भेजूंगा, ये उच्च परंपरा है। अभी वही बात एक पिता ने एक बेटे को जेल जाते हुए कही कि तुम जेल जा रहे हो, वापस आना तो सर उठा के आना, माफी मांग कर मत आना। ये हरियाणा की उच्च परंपरा है। ऐसे अनेक मौकों पर इस उच्च परंपरा का एहसास मैं बहुत वर्षों तक चरखी दादरी में रहा। उसके पास एक गांव है ढाणी फोगाट, मेरा ड्राइवर अभी भी उसी गांव से है। इमरजेंसी के बाद जब बंसीलाल जी उस गांव में सभा करने के लिए, तो वहां के बहादुर नंबरदार ने उनको चाटा लगा दिया था, कहा कि इमरजेंसी में हम इस तरह से भागते फिर रहे थे, आप हमारे गांव में आज वोट मांगने कैसे आ गए। वही नंबरदार वहां की एक तालाब के किनारे, जैसे गांव में एक ग्राम देवता होता है, ऐसे वहां एक समाधि है बाबा जोरनाथ की, और वहां पर उस इलाके का एक ऐसा, कई बार जो ज्यादा संपन्न परिवारों में होते हैं, ऐसा एक व्यक्ति वह बाबा की समाधि पर था, शराब पिए हुए था। बाबा की समाधि पर एक महात्मा भी रहता था। उसने उसको पीटना शुरू किया और कहा कि मुझे घोड़े के दर्शन करा दे, शराब के नशे में था। जो नंबरदार वहां पर था उसने उसको चाटा लगाया कि ये बेचारा सामान्य साधु, तुम नशे में हो, तुम्हें कहां शिव के दर्शन कराएगा। उन्हें नंबरदार को गोली मार दी। जब पूरे गांव को पता लगा तो पूरा गांव चारों तरफ इकट्ठा हो गया। सबको कहे कि वो इतने मीटर की रेंज में मत आना, ये तो गोली मार दूंगा। उसी भीड़ में उस नंबरदार की पत्नी भी आ गई, उसका भाई भी आ गया, भाई की पत्नी भी आ गई। उनका भाई एक 5 स्टार होटल में जो बाहर दरवाजे खोलते हैं इसका काम करता था, छुट्टी आया हुआ था। उसकी, उनके नंबरदार के भाई की पत्नी उनके पीछे आई, उसके पीठ पर हाथ लगाया। उसने मुड़कर देखा, उसने कहा, मेरी और मेरी बहन की शादी एक दिन हुई थी और हम विधवा भी एक दिन होंगी, पकड़ो जाओ इसको। उसने
उसने मुड़कर देखा, ये बात है? बोले हाँ ये बात है। और उसने कई सारी गोलियां खाते हुए जाकर उसको पकड़ा। क्या उसकी पत्नी का ये कदम हाड़ा रानी से कम था? ये हरियाणा है। इसलिए जब मैंने उसको कहा कि ये उच्च यहाँ की परंपरा है, तो यही वीरता की परंपरा यहाँ की उच्च परंपरा है, जो बलिदानों से नहीं घबराती, जो शहादतों से नहीं घबराती, जो वीरोचित कार्य करने से नहीं घबराती। इन सब वीरों ने जो उस समय इस बहके माहौल में, जिनको ले गए पकड़ के, तो वो ले गए। सौम्यनाथ जी जोर से बता रहे थे, आपने शायद उनकी बात पर गौर नहीं किया कि वो पकड़े नहीं गए थे, उन्होंने सत्याग्रह किया था। जयप्रकाश जी भी बता रहे थे, उन्होंने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मतलब था खुद शेर के मुंह में जाना। उस समय दुनिया भर की यातनाओं को अपने लिए आमंत्रित करना। ये यातनाएं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने आमंत्रित की थी, जो हौसला दिखाया था, उस हौसले को सलाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उस हौसले से हौसला लेने के लिए यहाँ हाजिर हुआ। मैं 2 बार इजराइल गया हूं। कोई मेरे से पूछे कि किसी को विदेश जाना है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि इजराइल जरूर जाना। इजराइल में एक म्यूजियम है, इस म्यूजियम का नाम है होलोकास्ट म्यूजियम। उनकी अपनी भाषा में उसका नाम है याद ए वसम। अगर हिंदी में कहें तो मैं ऐसे कहूंगा, जो हमारी यादों में बसते हैं। मैं दोनों बार वो म्यूजियम देख के आया। तीसरी बार जाने का मौका मिला तो फिर जाऊंगा। जब मैं वो म्यूजियम देखने के लिए गया, उस समय मंत्री नहीं था, गडकरी जी हमको ले गए थे। तो वो म्यूजियम जमीन से नीचे बनाया गया है। तो मैंने पूछा कि ये जमीन से नीचे क्यों बनाया गया है? उन्होंने कहा कि ये हमारे बुरे दिन थे, और हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे। ऐसे दिन थे जब हम जमीन के नीचे थे, ये हमारी स्थिति थी। हमारी पीढ़ियां इस बात को भूल नहीं जाए, इसलिए हमने इसको जमीन के नीचे बनाया है। जब हम म्यूजियम में से हम निकले, दुनिया में उस समय 1 करोड़ यहूदी थे। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। एक एक कमरे में एक एक देश की कथा थी। किसी का कुर्ता ले आए, किसी का चश्मा ले आए, किसी की किताब ले आए, किसी की कुर्सी ले आए। जिस रेल पर बैठाकर होलोकास्ट के लिए ले जाया जाता था, उसकी पटरी ले आए, उसके डब्बे ले आए। हिटलर के उन जहां होलोकास्ट ये किया गया, उनके गैस चैम्बर्स के वो फोटो ले आए। और 1 किलोमीटर से भी लंबा वो म्यूजियम जब देखते हुए हम आखिर में निकले, तो उस म्यूजियम में एक गुंबज का कमरा था। आखिर में ऊपर खुला आकाश, नीचे जल, और बीच में ऐसे किताबें रखी गई थी। और एक ऐसा खड़ा होने के लिए एक ऐसा बनाया गया था, चारों तरफ पायदान, उस पर हम खड़े थे। एक यहूदी लड़की वहां गाइड जो हमको बता रही थी, उसने जो कहा मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। उसने कहा कि यहां जब मैं खड़ी हूं, नीचे जल और ऊपर आकाश है, बीच में जब मैं खड़ी हूं तो अपने समस्त पूर्वजों के साथ खड़ी हूं, मैं समस्त इजराइल के साथ खड़ी हूं। मुझे लगा कि यहां इजराइल बनता है। जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, वो फिर से उनको वही इतिहास दोहराना पड़ता है। इसलिए इतिहास को कभी भूलना नहीं पड़े, जिससे उस इतिहास को फिर कभी दोहराना नहीं पड़े। और इसलिए आज का दिन उस काले इतिहास को याद करने का दिन। आज की नौजवान पीढ़ी को यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक साल ऐसा भी आया था, एक समय जब 6 साल में चुनाव हुए थे। चुनाव तो 5 साल में होते हैं भारत। 71 के बाद 76 में चुनाव नहीं हुए, 77 में क्यों हुए? इस पीढ़ी को यह पता नहीं चलेगा कि किस
किस तरह से सत्याग्रहियों ने आंदोलन किए थे, कैसे मीसा में, DIR में लोगों को बंद किया गया था, सज्जन लोगों को, दुकान पर बैठने वाले लोगों को, वकालत करने वाले लोगों को, कॉलेज में पढ़ाने वाले लोगों को, रेल की पटरी उखाड़ने के, चोरी करने के, दुनिया भर के मुकदमे लगाकर उस समय की सरकार ने बंद किया था। शायद ये पीढ़ी नहीं जान पाएगी उस समय नारा क्या लगता था, इमरजेंसी के 3 दलाल, बोलो इमरजेंसी के 3 दलाल, जोर से आवाज गूंजे जिससे वर्तमान पीढ़ी को पता चले। उस समय सबसे ज्यादा नारा लगता था तो कौन लगता था, इमरजेंसी के 3 दलाल। ये नारा उस समय चलता था, ये नारा एक हुंकार देता था। जब इन नौजवानों को, इस समय भी जिनका मौन नौजवान है, इनको आपने सुना तो आपके रक्त में वो संचार हुआ होगा, वो चिंतिया सी जगह में रोमांच हुआ होगा। संयोग से मैं उस समय जब इमरजेंसी लगी तो 8वीं क्लास का विद्यार्थी था। मेरे 10वीं पास करते करते इमरजेंसी हट गई थी। मार्च में, आपको मालूम है 77 मार्च में मैंने 10वीं की थी। लेकिन पता नहीं उस वातावरण में जो जिए थे, कितनी बार स्कूल से भागे थे। जब पुलिस की गाड़ी आई थी और ये बताया गया था कि एडी में सुअल आएंगे और नसबंदी हो जाएगी, सारी इस पीढ़ी को, बाद की पीढ़ी को उस तरह से स्कूल में कभी इस तरह से भागने का मौका नहीं मिला। सारी इस पीढ़ी को ये पता नहीं चले कि सैकड़ों लोगों की नसबंदी शादी से पहले कर दी गई थी, टारगेट पूरे करने के लिए। सैकड़ों लोगों की नसबंदी हरियाणा में टारगेट पूरा करने के लिए बुजुर्गों की कर दी गई थी, उनकी भी कर दी गई थी जिनकी पत्नियां गुजर गई थी। एक एक आदमी को किस प्रकार का भय था। बेटी पिता को कहती थी, पिताजी भाग जाओ, नसबंदी वाले आ गए हैं। उस वातावरण में से जो जिए हैं उनको मालूम है। किसी को भी जाके मजाक में भी गांव के लोग डरा देते थे, बूढ़े आदमी को जाके दरवाजे खटखटाने लगते थे, बोला कौन, बोला पुलिस आई है, तेरी नसबंदी करेंगे। और किस प्रकार का भय का माहौल था वो बचपन के उन दिनों में हमने देखा। और किस प्रकार का आनंद उसके बाद हुआ था जब इमरजेंसी हटी थी, जब जनता पार्टी का चुनाव आया था। एक एक आदमी जिसका जिंदगी में हल से कोई संबंध नहीं था, हलदर के निशान को अपने कंधों पर लिए घंटों खड़ा रहता था। इस प्रकार का वातावरण, वो उल्लास का वातावरण जो मैंने अपनी युवा अवस्था में कॉलेज में जाते हुए दिनों में देखा था, मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। एक एक आदमी का बोलने का, बात करने का रवैया बदल गया था। कोई ज्यादा सी अकड़ दिखाता तो लोग कहते थे भाई जनता का राज आ गया। जो माहौल उन्होंने पिछले दिनों में झेला था, उस माहौल को झेलने के लिए उस समय भारत के लोग तैयार नहीं थे। उसका एहसास करना, उसमें से अपनी नई पीढ़ी को गुजारना, जैसे इजराइल अपनी लगातार नई पीढ़ी को गुजारता है। और हर एक किलोमीटर पर इजराइल में एक बोर्ड लगा मिलता है, लड़ेंगे तो बचेंगे। जो कौमें संघर्ष के लिए तैयार रहती हैं वही कौमें बचा करती है। जो कौमें इतिहास को भूल जाती है, संघर्ष को भूल जाती है, वो कभी उस प्रकार के गौरव को हासिल नहीं कर सकती जो गौरव किसी कौम को हासिल करना चाहिए। इसलिए संघर्ष का इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। आज जोश आ रहा था, हमारे लोकतंत्र के सेनानियों को आना भी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में एक संघर्ष है। आपके पास, सबके पास क्या बताने के लिए कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी कथा है कि जीवन के बुढ़ापे में कभी 80-85 की उम्र में खड़े होकर आप सुना सको कि जवानी के दिनों में मैंने भी संघर्ष किया था, इस देश की पुरानी वैल्यूज के लिए किया था, उन मूल्यों के लिए किया था। वो सौभाग्यशाली है जिनके जीवन में कोई संघर्ष की कहानी है। रामायण में से अगर 14 साल का वनवास और युद्ध निकाल दें तो कोई पढ़ेगा? महाभारत की कथा में से 13 साल का वनवास और अगर हम 18 दिन का युद्ध निकाल दें तो कोई पढ़ने जाएगा? जीवन का इतिहास केवल संघर्षों का इतिहास है, और संघर्षों में से व्यक्तित्व निखर कर आता है। लोग कहते हैं राम के राम बनने की यात्रा उसके बन जाने की यात्रा है। इसलिए असीम जी ठीक कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बनने की यात्रा भी कहीं ना कहीं इमरजेंसी की उस कोठरी में से, जिसमें अटल जी, अडवाणी जी, कमला वर्मा, मंगल सिंह, रामविलास शर्मा,
अगर उन कोठरियों में से शायद नहीं गुजरे होते तो आज भारत के सिंहासन पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, अरे उस समय तो 153 सीटें आई थी कांग्रेस की, जनता पार्टी के समय, आज कितनी है? तो 53 से भी नीचे हो गए। संघर्ष का इतिहास आगे ले जाता है, संघर्ष आगे ले जाते हैं, जो पसीना बहाया जाता है, जो अनिश्चितता में जाते हैं। मालूम नहीं था मीसा वालों को, DIR वालों को, हमेशा जेल में एक ही बात चलती थी, शायद छोड़ेंगे नहीं। बंसीलाल जी ने तो यहां तक कह दिया था इंदिरा गांधी को परमानेंट राष्ट्रपति बनाना, ये शासन कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो भी आपके यहां एफर्ट रहा वो हरियाणा में भेज दो। सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हुए थे तो हरियाणा की भूमि पर हुए थे। एक जज जो काम नहीं कर पाता था वो एक थानेदार से यहां पुलिस वो करवाती थी। कई दिन के कईयों के सत्याग्रह, कईयों के आंदोलन तो इसलिए हुए थे कि लोग पकड़ लिए गए, पता नहीं चला कि वो कम से कम वो जज के सामने प्रस्तुत किए जाए, पता चल जाए कि वो कहां है। रामविलास जी उनके साथियों का आंदोलन इसीलिए हुआ था कि सप्ताह भर से घुमाते फिर रहे थे, रोहतक से पकड़कर कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कहां ले जा रहे हैं। जब पता चला नाहड़ के पास किसी गाड़ी में, तो वहां उस गाड़ी के सामने खड़े होकर आंदोलन किया था जिससे इनको कम से कम अदालत में पेश किया जाए। और क्या माहौल था? बंसीलाल जी का भाषण ये था, रामविलास जी को गया भेज दिया गया था कि जो गया सो गया। लेकिन रामविलास जी जब लौट के आए तो पूछा कि आप गया गए थे? बोले हाँ, इमरजेंसी लगाने वालों का पिंडदान करने गया था। इसलिए वो आज कांग्रेसी कई बार बड़े विचित्र बयान देते हैं, सुरजेवाला, राहुल गांधी, कि ये हो गया, वो गया, बोलने नहीं दिया जा रहा, कहने नहीं दिया जा रहा। अरे आज इतनी आजादी तो मैंने कभी देखी नहीं। यहां बैठ के आप लिस्ट बना सकते हो कौन कौन से चैनल यही बोलेंगे, बना सकते हो ना। कुछ पत्रकारों के नाम भी लिख सकते हो, कुछ अखबारों को बिना पढ़े ही बता सकते हो कि इसमें एक भी खबर मारी नहीं होगी। कुछ चैनल केवल और केवल उल्टा ही उल्टा दिखाएंगे और फिर भी आप आरोप करते हो। आपने तो बिजलियां काट दी थी उस समय समाचार पत्रों की, संपादकीय उस समय कोड़े रखे गए थे, खबर छपती थी, वो जमाना अखबार में देखा था, वो जमाना उसके बाद नहीं देखा गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसी भी लेवल के बात पर आप अपनी बात आज रिएक्ट करते हो तब भी आपको कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन ये स्वतंत्रता ये हमने ऐसे नहीं पाई है। ये आजादी इन लोकतंत्र के जो सत्याग्रही हैं, इनके पसीने के कारण, जो रक्त इनका बहा, जो पसीना बहा, उसके कारण पाई। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, बिना कीमत के कोई चीज नहीं मिलती है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश भी तभी बने थे। भारत जैसा अनुकूल मजबूत लोकतंत्र क्यों नहीं बना? बार बार सरकारें क्यों जाती रही? बार बार राष्ट्रपति शासन क्यों लगते रहे? कि यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की आस्था के लिए लाखों लोगों ने सत्याग्रह करके जेलें भर दी थी, लाखों लोगों ने जेलों में जाकर लोकतंत्र बहाल हो इसके लिए काम किया था। इसलिए इस देश का इतना महान लोकतंत्र बना, इतना बड़ा लोकतंत्र बना। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं। आजादी को बचाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लोकतंत्र को बचाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हर चीज कीमत मांगती है जब वो चीज मिला करती है। और इसलिए हमारे जो सत्याग्रहियों ने कीमत चुकाई है, उसी के कारण हम लोकतंत्र का आनंद लेते हैं। सरकारों को बदलते हुए देखते हैं, अपने सामने साधारण परिवारों से जाते हुए लोगों को बैठते हुए देखते हैं। नहीं तो लगता ही नहीं था किसी को कि ये कभी लोग सत्ता से उतर जाएंगे। नेहरू परिवार कभी सत्ता से उतरेगा, कांग्रेस कभी सत्ता से दूर होगी। उस जमाने में जिन्होंने उन दशकों की राजनीति देखी थी, आजादी से लेकर इमरजेंसी तक का जो काल देखा था, उससे पहले तो कभी सत्ता बदलते ही नहीं देखी थी। उससे पहले का सारा समय देखेंगे तो एक ही पार्टी का, एक थोड़ा सा समय लाल बहादुर शास्त्री छोड़ दे तो एक ही परिवार का। ये भरोसा ही नहीं आता था कि इस प्रकार से सत्ताएं बदलेंगी। थोड़ा 67 में राज्यों में थोड़ा परिवर्तन शुरू हुआ और ये परिवर्तन चलते हुए जो बड़ी लड़ाई बनी। और किस प्रकार से साहब 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जज जगमोहन ने कहा वो ठीक है
लेकिन लोकतंत्र की एक परंपरा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा भी प्रधानमंत्री तब तक बनी रहेंगे जब तक नया चुनाव नहीं होता। और जो ही ये कहा उसी रात फैसला हो गया। उसी दिन जयप्रकाश ने कहा जब तक आप गद्दी, जयनारायण ने कहा कि जब तक आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे हम रोजाना सत्याग्रह करेंगे। और अगले दिन इमरजेंसी की घोषणा हो गई, सब जेलों में चले गए। लेकिन जेलों के अंदर भी लोगों के जेलों में रहते हुए भी बाहर आंदोलन चलता रहा, कहीं दर्पण के रूप में, कहीं सत्याग्रह के रूप में। उसमें भी वार्ताएं होती रही। लोग अपनी जेल की कोठरियों से चुनाव जीत कर आ गए। जेलों में से फार्म भरे थे लोग और एक बड़ा बदलाव देखा। लेकिन वो बदलाव भी एक सुसंगठन नहीं होने के कारण, एक दल इकट्ठा नहीं था इसके कारण से, अनेक मतभेदों के कारण से जो एक सुहानी सुबह आई थी वो बीच दोपहर में ढल गई। लेकिन उसमें से जो बीज बना जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का, अगर दोहरी नागरिकता का वो लोग मुद्दा नहीं उठाते तो आज शायद हम यात्रा में यहां नहीं होते। कुछ लोगों ने दोहरी नागरिकता का मुद्दा उठाया। ये कोई नागरिकता थोड़ी थी, सदस्यता थोड़ी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में कोई भी जा सकता है। लेकिन मुद्दा उठाया कि अटल जी, अडवाणी जी शाखा जाते हैं और इससे जनता पार्टी, दोनों में सदस्यता है। अरे आप चाहे 20 जगह जाइए, संघ तो मना ही नहीं करता किसी को। जहां जाना है वहां जाइए। ऐसे दोहरी सदस्यता के मुद्दे उठे। उसी में से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उस जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है। और उस समय को हमने देखा और उस समय को नहीं देखा जिन मुद्दों को लेकर हम जनसंघ से चले थे। अंबाला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर जाते हुए देखा था। अंबाला इस बात का साक्षी है, पानीपत इस बात का साक्षी है, करनाल इस बात का साक्षी है। उनकी होने वाली सभाएं यहां से जाते हुए इस बात की साक्षी हैं। 51 में, 1 अक्टूबर 51 में एक संगठन खड़ा होता है और 2 साल में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बलिदान देता है। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो अपनी आंखों से इस एक विधान, एक प्रधान, एक निशान 370 टूटते हुए देखते हैं, 35 हटते हुए देखते हैं। वो बीच रूप में ये लेकर चले थे। जनसंघ के इस बीच में वो एनर्जी भी थी और जो प्रोग्रामिंग भी थी। हर बीच में एक एनर्जी, एक प्रोग्रामिंग होती है। आम की गुठली में भी एक एनर्जी और एक प्रोग्रामिंग है। एनर्जी नहीं हो तो पैदा नहीं हो, प्रोग्रामिंग नहीं हो तो आम ना बढ़े। जनसंघ के बीच में भी एक एनर्जी और एक प्रोग्रामिंग थी। हमने सौगंध खाई थी 90 के साल जब चल रहा था, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। हम वो पीढ़ी है जो उस सौगंध को अपने सामने पूरे होते हुए देखते हैं। याची दे ही याची डोला, इन्हीं हाथों से, इसी शरीर से हम मंदिर बनता हुआ देखेंगे। वो पीढ़ी जिसने जनसंघ में काम किया, वो पीढ़ी जिसने इमरजेंसी के लिए लड़ी है, आज वो लोकतंत्र के सुनहरे फलों को, अच्छे फलों को देख रही है। आज वो ऐसी समस्याओं का समाधान होते हुए देख रही है। पहली बार भारत का एक प्रधानमंत्री है जिनके लिए एक मुहावरा बन गया है, मोदी है तो मुमकिन है। पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। 3 तलाक यहाँ हटाए जाते हैं, CAA यहाँ लाया जाता है। इसी के लिए दीनदयाल उपाध्याय हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, अंत्योदय, पंक्ति में जो आखिर में खड़ा है उसकी चिंता करो। कोरोना जैसी महामारी में भी एक भी आदमी को आपने भूखा सोते हुए नहीं देखा होगा। हर एक की चिंता। वो बदलता हुआ भारत देखा होगा जहाँ 10 बाद वैक्सीन आया करती थी, यहाँ 2 वैक्सीन बनते हुए देखी हमने, लगते हुए देखी। ये बदलता हुआ भारत देखा जो भारत केवल अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ता नहीं है, किसी के दूसरे के रॉकेट को अगर तोड़ना हो तो तोड़ भी सकता है। एक कसक मेरी उम्र के सब लोगों के दिल में रही है। जब कोई इजराइल पे आक्रमण करता, अमेरिका पे करता, अमेरिका और इजराइल उसके घर में ठोक के आया करते थे और हमारे प्रधानमंत्री बयान दे के रह जाते थे। आज हम पर भी कोई आक्रमण करता है, हमारे दिल की वो कसक पूरी की है वर्तमान प्रधानमंत्री ने उसके घर में जाके ठोक।
हमने वो बयान सुने थे राजीव गांधी के, मनमोहन सिंह के, मैकमोहन रेखा मोटी पेंसिल से खींची गई है, 25 किलोमीटर उधर है या इधर पता ही नहीं चलता। अब तो इंच भर अंदर आ जाए तो पता चलता है, और वहीं वापिस छोड़ के आते हैं जहां से आए थे। ये बदलता हुआ भारत, ये मजबूत होता हुआ भारत, आप सबको इस बात का आनंद होता होगा जिस भारत के लिए हमने काम किया, जिसके लिए सत्याग्रह किए, जिसके लिए लगातार अहिर्निशम सेवा में राष्ट्र की सेवा करते हुए राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लेकर चले थे। उस संकल्प को पूरा होते हुए देखने का आनंद इस पीढ़ी को जो मेरे सामने बैठी है बुजुर्गों की मिल रहा है। और मैं चाहता हूं इसी प्रकार से आने वाली सभी चुनौतियों के लिए तत्पर रहते हुए, तैयार रहते हुए, किसी ने अपने परिजन को अगर सुखदेव की समाधि पे गए थे, जब उस समाधि पे गए तो उन्होंने मिट्टी का टुकड़ा लिया और वहां 2 लाइनें लिखी, तुमने दिया देश को जीवन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा देगा, नाम तुम्हारा देगा। अगर बलिदान सिखाना, संघर्ष सिखाना हो, सत्याग्रह सिखाना हो तो सत्याग्रहियों से सीख सकते हैं, बाकी कोई नहीं सिखा सकता। वैल्यूज इसीलिए आती है। अगर किसी जमाने में महाराज दलित गाय के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देते तो आज हम गौ माता नहीं कहते। किसी समय भरत अगर सन्यासी के रूप में 14 वर्षों तक अयोध्या के बाहर नहीं बैठे रहते और राज लेकर बैठ जाते, राम को मनाने नहीं जाते, तो आज हम भाई से भाई के प्रेम की दुआई नहीं देते। अगर सीता में राम के साथ नहीं जाती तो पत्नियों की जो महिमा मंडन है शायद वो हम नहीं कर पाते महिला जाति का। हर बलिदान जो है कोई ना कोई वैल्यूज समाज को देके जाता है। वैल्यूज ऐसे नहीं होती, वैल्यूज के लिए बीज बनकर बोना पड़ता है, तब वैल्यूज खड़ी होती है, तब राष्ट्रभक्ति खड़ी होती है, तब जीवन खड़ा होता है। जयप्रकाश जी से बोल रहे थे, जब उन्होंने कहा उस सिख दरोगा को कि गुरु के पुत्रों ने किस लिए बलिदान दिया था, तो इनका उत्पीड़न छोड़कर उठकर चले गए थे। वो वैल्यूज उनके ध्यान में आ गई थी। अभी सुना हमने उनके बारे में। वैल्यूज आगे ले जाती है। उसी नाजी पार्टी का सिग्नल जिसने यहूदियों के बलिदान किए थे, वही सिग्नल जब हजारों यहूदियों को बचाता है तो उसकी फिल्म बनती है, उसके नाम पर पेड़ लगाया जाता है, संपूर्ण इजराइल राष्ट्र उसको सलाम करता है। और इतना ही नहीं, वहां के हजारों यहूदियों ने अपना सरनेम सिडनर कर लिया है, ये सिडनर वाले यहूदी हैं। ऐसे बलिदान, ऐसी कथाएं, ऐसी परंपराएं किस प्रकार से महान बनाती है किसी व्यक्ति को जब इस प्रकार के आंदोलनों का वो हिस्सा बनता है। ऐसे आंदोलन को प्रणाम करने, सलाम करने, उनका भाषण सुनने के लिए मैं आया था। मैं आभारी हूँ, आपने वो भावपूर्ण संवेदनाएं सब हमारे सामने अभिव्यक्त की, और जो नहीं अभिव्यक्त करवाए वो भी भाव हम तक पहुंचे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एनर्जेटिक विचारवान संगठनकर्ता, पार्टी में एक नई जान डालने वाले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, मंच पर उपस्थित अन्य बंधु और साथियों, आज का दिन इतिहास में एक बहुत ही काला दिन है। आज के दिन 1975 को देश के सभी प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए, सबके अधिकार छीनते हुए कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। हमने देखा है वो समय किस प्रकार से उस वक्त लोगों के साथ ज्यादतियां हुई।
किस प्रकार से लोगों पर बिना किसी कसूर के जेलों में डाल दिया गया। सारे देश में अनेकों नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। हमारे माना छावनी से भी बहुत लोगों को पकड़ा गया। हमारे बीच बैठे हैं, चोपड़ा जी बैठे हैं, मंच पर जयप्रकाश जी बैठे हुए हैं। जयप्रकाश जी तो जब पुलिस की पकड़ धकड़ हो रही थी उस दिन मेरे घर में भी रहे, क्योंकि जयप्रकाश जी आंदोलन करके अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे। और हमने देखा कि किस दिलेरी के साथ इन्होंने सरकार के खिलाफ, सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाते हुए गिरफ्तारी दी थी। हमने अपनी आंखों से देखा। अफसोस होता है आज जब उसी परिवार के लोग, उसी पार्टी के लोग जिन्होंने प्रजातंत्र को पैरों के नीचे रोक दिया, अखबारों को खबर छापने का अधिकार नहीं था। उस वक्त अखबार में वही खबर छपती थी जिसको प्रशासन इजाजत देता था। हमने देखा कि अखबार आती थी, बीच में से उसकी कई खबरें पेज ब्लैंक हुआ करते थे, उसमें से वो खबरें उठा ली जाती थी। किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। वैसे जनसंख्या नियंत्रण अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन इमरजेंसी में जिस जालिम तरीके से कांग्रेस ने इसको चलाया, जबरदस्ती लोगों को उठा लिया जाता था और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। हमने अपनी आंखों से देखा कि जब अधिकारियों की गाड़ियां आया करती थी तो लोग छुप जाया करते थे, भाग के इधर उधर चले जाते थे कि कहीं जबरन उठा ना कर ले जाए, और जबरन उठा के ले जाते थे और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। कई बार तो अपना आंकड़ा पूरा करने के लिए ऐसे लोगों की भी नसबंदी कर दी गई जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। इस प्रकार के जुल्म हिंदुस्तान में इस कांग्रेस पार्टी के राज में हुए। कौन सी शासन पद्धति को अंगीकार किया जाए? सारे विश्व का अध्ययन किया, तरह तरह की शासन पद्धतियां थी। कहीं पर राजशाही थी, कहीं पर कम्युनिज्म था, कहीं पर तानाशाही थी, लेकिन अधिकतर देशों में उस वक्त प्रजातंत्र था। और प्रजातंत्र को बेहतर मानते हुए, लोगों की आवाज मानते हुए प्रजातंत्र को अंगीकार किया गया कि हमारा संविधान है, जो हमने संविधान बनाया है, उसके तहत हम अपने शासन चलाएंगे और लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे और उनकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उन सारे अधिकारों को रोक दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और इस बात को हमेशा याद रखना
कि लोगों की कुर्बानियों के कारण, लोगों के संघर्ष के कारण, जनता की आवाज के कारण इमरजेंसी तो 1977 में खत्म हो गई, लेकिन वो तानाशाही की भावना कांग्रेस में आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो भावना खत्म नहीं हुई, ना उस परिवार से खत्म हुई, ना उस पार्टी से खत्म हुई। ईश्वर ना करे ये दोबारा अपने हाथ इस देश में कभी दिखा पाए। हमें इस देश को प्रजातांत्रिक मूल्यों के सम्मान करते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली, आपने देखा होगा कि कोई भी परिस्थितियां आई हो, कभी भी किसी चुनी हुई सरकार को भंग नहीं किया। पहले भंग कर देता था, चुनी चुनाई सरकारों को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों की कदर करते हैं। और कल भी हमने देखा कि कश्मीर में जो धारा 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीती रही, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और अभी हमने उनका बलिदान दिवस भी मनाया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को बुलाकर उनके साथ वार्ता की और अपने मन की बात कही कि हम वहां पर जल्दी से जल्दी लोगों की चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार बनाना चाहते हैं। और सभी पार्टियों को उसमें सहयोग देने के लिए कहा, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए नुमाइंदों को ही काम करने का अधिकार है। अगर हम चाहते हैं तो कश्मीर के जो हालात हैं वहां पर जब तक चाहते हैं हम राष्ट्रपति शासन रख सकते थे, लेकिन हम वचनबद्ध हैं प्रजातंत्र देश के संविधान को। इसलिए जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल अपना संकल्प व्यक्त किया कि मैं शीघ्र से शीघ्र जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनाना चाहता हूं। उनके माध्यम से ही मैं विकास की गति वहां पर आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रजातंत्र का तकाजा भी यही है। ये है हमारी सोच, और हमारी सोच में और कांग्रेस की सोच में जैसे जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जिंदा रहे, इस देश में प्रजातंत्र जिंदा रहे, तो हमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस देश में बनी रहे, उसके लिए हमें काम करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही जनता की आवाज है, जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही इसकी रक्षक है। आज और भी यहां पर स्वतंत्रता सेनानी आए हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूं।
सर झुकाकर मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसी आदताई सरकार के खिलाफ भी निर्भीक होकर लड़ाई लड़ी और इस देश के माथे से आपातकाल का कलंक मिटाने में अपना बलिदान दिया। आज वो सब यहां पर आए हुए हैं। मैं एक बार फिर उनको नमन करना चाहता हूं। धन्यवाद। ज्योतिगन न्यूज इंडिया को फेसबुक पर लाइक एवं फॉलो करें, यूट्यूब पर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.jyotikan.com पर हमेशा जुड़े रहें।